Hi everyone, once again welcome back to Excellence Seconds. In this video we'll be learning about the inhibitor. कि हमारे पास inhibitor क्या है? देखो, in the previous video we were discussing about the factors that affect the rate of enzyme activity. अब लेकिन इसमें हमारे पास जो पांचवी चीज़ थी, पांचवा फैक्टर था, मैंने कहा था मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा बिकॉज इट इज़ अ बिट डिटेलिंग और इसमें हमें थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करना है. आपने ओ लेवल्स में भी इसको नहीं पढ़ा, सो दिस इज़ समथिंग न्यू इन योर ए लेवल्स. Now first of all understand what is inhibitor. First of all inhibit का क्या मतलब है? किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को होने से रोकना. तो अगर कोई चीज़ हो रही है और आपने इनहिबिटर को ऐड कर दिया तो इनहिबिटर का काम क्या है कि वो किसी चीज़ को इनहिबिट करे, वो रोक दे. अब हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के इनहिबिटर होते हैं, एक है रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल. अगर हम इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर एक ऐसा इनहिबिटर है जिसने अगर एंजाइम के साथ आगे से वो एंजाइम के साथ आगे अटैच हो गया तो फिर एंजाइम से वो डिटैच नहीं हो सकता. यानी कि वो एक दफ़ा एंजाइम के साथ आके अटैच हो गया है तो अब वो उसी के साथ रहेगा. और हम कहते हैं कि लाइक बेसिकली एंजाइम, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो एंजाइम्स गेट डी नेचर, ठीक है. यानी कि व्हाट डज़ इट मीन कि इनहिबिटर आकर हमारे पास एंजाइम पर अटैच हो गया और वो इरिवर्सिबल यानी कि वो वापस से जब वो डिटैच नहीं हो सकता. जब वो डिटैच नहीं हो सकता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमारे पास जो एंजाइम है वो दैट्स यूज़लेस, ठीक है. रिवर्सिबल आपका इतना डिटेलिंग नहीं है जितना आपका रिवर्सिबल डिटेलिंग है, क्योंकि रिवर्सिबल में आपको दो चीज़ें मज़ीद पढ़नी पड़ती हैं. इनहिबिटर में हमारे पास जो रिवर्सिबल वाला इनहिबिटर है दैट्स दे आर टू इन कैटेगरी, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. इरिवर्सिबल इनहिबिटर बेसिकली वो इनहिबिटर होता है जो कि अगर एक दफ़ा अगर एंजाइम के साथ अटैच हो गया तो उसके बाद डिटैच नहीं हो सकता. दैट्स प्रोसेस इज़ नॉट द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल नाम से पता चल रहा है हमें. और इसकी वजह से एंजाइम इज़ नॉट एबल टू डू इट्स फंक्शन जिसके लिए वो बना था. और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दोगे जस्ट इन केस तो वो जो एंजाइम है वो डी नेचर हो जाता है. और आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम के इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो एंजाइम है वो डी नेचर क्यों हो रहा है. ये अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, उसके फैक्टर्स की मज़ीद डिटेलिंग है वहाँ पर, सारा कुछ सही है. अब हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये दोनों रिवर्सिबल हैं, ठीक है. व्हाट डज मीन बाय रिवर्सिबल, ये आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को पढ़ते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, देखो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, अब तुम अभी डिटेल पढ़ने से पहले इनके नाम पे तुम फोकस करो कि इनका नाम का मतलब क्या है. कॉम्पिटिटिव मीन्स समथिंग विच इज़ कॉम्पीटिंग, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिशन चल रहा है किसी के साथ. किसके साथ कॉम्पिटिशन चल रहा है? एक इनहिबिटर है और वो एंजाइम में आकर अटैच हो रहा है, तो एंजाइम में इनहिबिटर के अलावा और क्या चीज़ अटैच होती है? दैट सबस्ट्रेट आके अटैच होता है. सो इसका जो कंपटीशन है वो असल में है ही सबस्ट्रेट्स के साथ. तो जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं, ठीक है, वो अब देखो कॉम्पिटिटिव हो या नॉन कॉम्पिटिटिव हो, ये दिमाग में बैठा लो कि दोनों रिवर्सिबल हैं. लेकिन जो कॉम्पिटिटिव है वो कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट्स के साथ, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वो सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं करते. अब ये कंपटीशन का मतलब क्या है ये भी डिस्कस करते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि compete विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट. क्लियरली इट्स रिटन, और अगर तुम डेफिनेशंस को छोड़ के सिर्फ डायग्राम देखोगे तो तुम्हारी आधे से ज़्यादा मुश्किल आसान हो गई है. मॉलिक्यूल सिमिलर इन शेप टू द एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एक्टिव साइट इनहिबिटिंग द फंक्शन. इनहिबिटर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की शेप कॉम्प्लीमेंटरी होती है टू द एक्टिव साइट. यानी कि तुम अगर देखो, एक हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट दिखाया हुआ है, दूसरा हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. जो सबस्ट्रेट है वो ग्रीन कलर से शो हुआ है और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो रेड कलर से शो हुआ है, एंड द एंजाइम इज इन द पर्पल इन कलर, ठीक है. अब एंजाइम की एक्टिव साइट भी शो की हुई है. अब हमारे पास होना तो ये था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनना था. सबस्ट्रेट आकर एंजाइम्स के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के पास जाकर अटैच हो जाए और उसके बाद प्रोसीड कर जाए, यानी कि जो भी प्रोसेस हो, फर्दर प्रोसेस हो. लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था ना, उसने अपनी जो शेप है उसकी शेप ही ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटरी है टू द एक्टिव साइट. तो उसने क्या किया, वो आके पहले से अटैच हो गया एंजाइम के साथ. अब जब वो आके अटैच हो गया तो अब मसला ये आ रहा है कि यार सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिव साइड में तो इनहिबिटर आके अटैच हो गया. द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि कॉम्पिटिशन करते हैं विद द एक्टिव साइड विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, कि एक्टिव साइड पे आकर लगे, ठीक है. एंड द डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी, इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है जो साइड पे आपको गिवन है, ठीक है.
इन द डायग्राम दैट्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर तुम देखोगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, एंजाइम का रेट किस तरह से, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो तो वहीं पर ही मौजूद है, लेकिन वो तो एंजाइम के साथ अटैच ही नहीं हुआ, और जब हमारे पास इनहिबिटर था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो आकर एंजाइम की एक्टिव साइड पे आके अटैच हो गया। अब करें क्या, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। अब भाई सबस्ट्रेट को तो बनना था, सबस्ट्रेट को तो प्रोसीड करना था कि भाई हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमने बहुत सारा प्रोटीन खाया, उसको डाइजेस्ट होना, तो कैसे डाइजेस्ट होगा, एंजाइम करेगा। एंजाइम पे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हो गया। अब कोई सॉल्यूशन है इसका? इसका एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये कि आप जो है वो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें। जब आप सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो इनहिबिटर है, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दैट इज़ रिवर्सिबल, वो वापस से डिटैच हो जाएगा और सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएगा टू द एक्टिव साइट। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन बेस्ट है। ऑलराइट, नाउ लर्निंग अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को समझने से पहले एक चीज़ और समझनी है आपको कि एंजाइम, हमारे पास जो एंजाइम होता है उसके हमारे पास दो साइड्स होती हैं। यानी कि मैं तुम्हें अगर और इजी वर्ड्स में कहूँ, क्योंकि दिस डायग्राम इज समथिंग विच आई कैन से कि आपको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए शो किया हुआ है, क्या मैं आपको अपनी जो मेरी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है मैं उससे ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ। ये जो तुम्हारे पास एक एंजाइम है सामने, ठीक है, इन द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विच इज़ रिवर्सिबल। हमारे पास जो एंजाइम होता है, एंजाइम हमारे पास उसके पास एक साइट होती है, दैट्स वी कॉल द बाइंडिंग साइट, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। वहाँ पर आकर या तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, या फिर अभी हमने देखा कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड कर रहा है। इसकी एक और जगह भी होती है विच इज़ कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइड वो साइड होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर कभी भी बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंजाइम का फंक्शन ही है। बेसिकली सबस्ट्रेट का फंक्शन ये कि सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम के एक्टिव साइड पे अटैच हो जाता है और प्रोसीड करने के बाद अटैच हो जाता है। लेकिन जो एलोस्टेरिक साइड है, एलोस्टेरिक साइड वो साइड है जहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर अटैच होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स व्हाट आई वांट टू से, एक्टिव साइड के अलावा जितना भी बाकी का जो सरफेस है एंजाइम की, दैट इज़ द एलोस्टेरिक साइड। अब वो कहीं भी जाकर अटैच हो, वो उसकी मर्जी है, द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की पहचान ये कि वो एक्टिव साइड की जगह बाइंड नहीं करता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइड की जगह बाइंड करता है। एंड यू नीड टू मेंशन द नेम्स एट ऑल, आपको इनके नाम को भी मेंशन करना है। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरह के, तो आपको उसका आंसर में एलोस्टेरिक साइड को लाजिम मेंशन करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ठीक है। बच्चा अक्सर ये लिखता है कि इट विल नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइड एंड विल बाइंड टू द अदर साइड देन द एक्टिव साइड। तो बेटा आपको इसका नाम पता है, जब एलोस्टेरिक साइड साइंस से पूछा गया, लिखा गया नाम से पर्टिकुलर, तो आप उनको यूज़ करने मार्क्स स्कीम में मेंशन होते हैं, वरना आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। Disrupts the three-dimensional shape of enzyme, preventing the substrate from fitting into the active site as it's distorted. जब हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है, तो सिर्फ ये काम करता है, ये सिर्फ ये काम नहीं करता कि सिर्फ एलोस्टेरिक साइड पे आके अटैच हो जाए, ठीक है, एक्टिव साइड पे अटैच नहीं हो। तुम खुद एक सेंसिबल बात बताओ कि हमारे पास एंजाइम है और उसके एक्टिव साइड पे भी मौजूद है। अब भले एलोस्टेरिक साइड पे मौजूद है, यानी कि विच इज़ नॉट द एक्टिव साइड। अभी तुमने डायग्राम देखा तो तुमने कहा कि यार एलोस्टेरिक साइड पे आके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच तो हो गया, लेकिन अभी भी तो हमारे पास एक्टिव साइड मौजूद है, तो सबस्ट्रेट कैन स्टिल बाइंड टू द एक्टिव साइड। लेकिन हमारे पास ये मसला होता है कि जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है तो वो क्या करता है कि वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है, उसकी एक्टिव साइड को चेंज कर देता है। जब एक्टिव साइट को चेंज कर देगा, या उसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंजाइम का उसको चेंज कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट इज़ नॉट एबल टू बाइंड टू द एक्टिव साइट, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट नाउ द एक्टिव साइट एंड द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अगर भाई अटैचमेंट तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स की बेसिस पे हो रही है, और जब वहाँ पे शेप किसी का भी चेंज हो रहा है ना, तो वी कैन जस्ट से दैट नो नाउ इट्स अनएबल टू अटैच। Alright, increasing the substrate concentration has no change on the rate of reaction here. हमने वहाँ पर पढ़ा कि यार हमारे पास जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ रहा है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो एंजाइम का एक्टिव साइड है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारे पास एक सॉल्यूशन था कि हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया, तो इनहिबिटर आके खुद हट गया। लेकिन जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा तो वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देगा। अब तुम जितने भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर लो, एज यू कैन जस्ट सी इन द ग्राफ ऑल्सो, यप द ग्राफ आपको गिवन है, जितनी भी तुम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर लो, इसका एंजाइम से कोई अफेयर या कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला रेट ऑफ रिएक्शन पे, बिकॉज एंजाइम चेंज हो चुका है अपनी शेप से। एंड दैट्स द की पॉइंट ओवर हियर।
ओके, एंड द एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन इज एज एंजाइम्स कन्वर्ट्स, ठीक है, सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये तो हमें पता है कि एंजाइम जिस तरह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, रेट इज स्लो डाउन at the end as the product binds to another part of the enzyme and prevent more substrate binding. ये वो इनिबिशन कहलाती है बेसिकली, लाइक यू कैन जस्ट से द एंड प्रोडक्ट इनिबिशन, यानी कि एंड प्रोडक्ट जो बना है उसी ने चीज़ को इनहिबिट कर दिया, यानी उसी ने एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। एंड प्रोडक्ट क्या मतलब है? देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जब सबस्ट्रेट है, जब वो एंजाइम के पास आता है और एंजाइम के पास अटैच होता है एक्टिव साइड पे, तो उसके बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और जब वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो प्रोडक्ट क्या करता है कि वो एंजाइम की दूसरी जगह पर अटैच हो जाता है। नाउ यू नीड टू राइट अबाउट अनदर पार्ट, ठीक है। यहाँ पर तुम अलाउ हो, जहाँ एलोस्टेटिक पार्ट है वहाँ वो लिखो, जहाँ एक्टिव साइड है वहाँ वो लिखो, तो मार्क्स नहीं जाएंगे। अगर तुमने नहीं लिखा तो मार्क्स जाएंगे। और जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बना है सबस्ट्रेट का, जो भी रिएक्शन हुआ है, ठीक है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को ब्रेक किया या फॉर्म किया, जो भी प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, वो एंजाइम की दूसरी जगह पर आकर अटैच हो जाता है। और उसके अलावा उसके बाद क्या होता है, एंजाइम को प्रिवेंट कर देता है बाकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग से, यानी कि बाकी जितने भी सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जब हमारे पास कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं कर पा रहे, तो हम इन सबको कहते हैं इनहिबिशन। जब हमारे पास सबस्ट्रेट आकर किसी भी एंजाइम पर जो है वो बाइंड नहीं कर पाते, तो हम उसे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड इनहिबिशन, यानी कि इनहिबिट, रोक दिया गया सबस्ट्रेट को बाइंड करने से। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द एंजाइम एफिनिटीज। एफिनिटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। एंजाइम विलिंगनेस टू बाइंड टू अ सबस्ट्रेट, एक एंजाइम के अंदर की एक एबिलिटी या विलिंगनेस कि वो जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा या नहीं, ये कितनी हद तक करेगा, तेज़ी से करेगा, जल्दी करेगा, स्लोली करेगा, या फिर नॉर्मली मॉडरेट लेवल पे करेगा। दैट इज़ कॉल्ड एफिनिटी। कि एंजाइम की एफिनिटी ये है कि एंजाइम है हमारे पास एक, और मैंने 2-4 सबस्ट्रेट को एंजाइम में मिक्स कर दिया। अब एंजाइम के पास क्या एफिनिटी है, यानी एंजाइम की एफिनिटी क्या है, एंजाइम के अंदर क्या जो है वो रफ्तार है, या क्या उसकी एक नेचर है कि वो सबस्ट्रेट को नहीं पकड़ेगा, या तेज़ी से पकड़ेगा, या फिर स्लोली पकड़ेगा, मॉडरेट लेवल पे पकड़ेगा, या फिर बस पकड़ के जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, या रिएक्शन स्लोली होगा, फास्ट होगा, या फिर वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सो दैट्स एफिनिटी, फिर विलिंगनेस है किस हद तक या कितनी हद तक ये सबस्ट्रेट को अटैच करेगा। अब अगर तुम्हारे पास एंजाइम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसनट्रेशन मॉडरेट है, जस्ट फॉर जस्ट अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू गाइस, मैं ये एग्जांपल रख रहा हूँ कि हमारे पास एंजाइम ज़्यादा है और सबस्ट्रेट मॉडरेट लेवल पर है। तो एंजाइम्स इतने ज़्यादा होने की वजह से, एंजाइम ज़्यादा है तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि एक्टिव साइड ज़्यादा है। एक्टिव साइड ज़्यादा है तो तुम्हें नहीं लगता कि फिर ये जो है वो सबस्ट्रेट जल्दी जल्दी से एक्टिव साइड पर लगेंगे, ठीक है। और अगर हमारे एंजाइम्स लो कंसनट्रेशन में, हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में, तो यहाँ हम कहते हैं कि एफिनिटी इसकी लो है। वाई? उसका रीज़न ये कि यहाँ पर एफिनिटी लो का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर एंजाइम जो है वो इतनी जल्दी जल्दी से नहीं पकड़ेगा, बिकॉज वी नो कि हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है, एंजाइम्स का एक्टिव साइड्स का मैं और स्लोली पकड़ सकते हैं, बट स्टिल वी कांट। देखो, एफिनिटी इज समथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट इज़ बेसिकली जस्ट अ विलिंगनेस टू बाइंड टू अ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास कितनी तेज़ रफ्तार से, या नॉट जस्ट रफ्तार बेसिकली, कि क्या वो करेगा भी रिएक्शन या नहीं, मतलब कितनी तेज़ी से करेगा, क्या रिएक्शन स्लो होगा कि वो जो है वो सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइड पे अटैच कर ले। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द एफिनिटी। एट मैक्सिमम वेलोसिटी, बेसिकली आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो यू नीड अबाउट वेलोसिटी, वरना मैं बता देता हूँ कि वेलोसिटी बेसिकली मीन्स स्पीड, किसी चीज़ की रफ्तार इन अ डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड द वेलोसिटी। एट मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी जब बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पर है, सबसे हाई है, ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे सबस्ट्रेट से अटैच हो जाते हैं एट मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, कोई भी जगह नहीं बची एक्टिव साइड के लिए कि वो खाली पड़ा है, सारे जो है वो एक्टिव साइड सैचुरेटेड है, यानी कि जितनी भी एक्टिव साइड है उन सबके पास हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद है, ऑल आर सैचुरेटेड, ठीक है। एज सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इज इंक्रीज, अब सबस्ट्रेट क्या, अगर तुम कंसनट्रेशन को बढ़ाते हो, रिएक्शन रेट राइजेस अंटिल द मैक्सिमम रेट, लाइक मैक्सिमम वेलोसिटी। लाइक हो सकता है कि आप मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपने देखा कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, अंटिल द मैक्सिमम रेट। लेकिन मैक्सिमम रेट तक, व्हाट डज द मैक्सिमम रेट मीन्स? मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है, तुम देखो अगर हमारे पास जो ग्राफ है, तो मैं यहाँ पे वी मैक्स को हाफ करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम के एम कह रहे हैं, के एम अभी हम आगे पढ़ते हैं थोड़ी देर में, ठीक। हमारे पास जो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो कब आ रही है, जब हमारे पास सारे एंजाइम सैचुरेटेड हैं। दैट इज़ बेसिकली व्हाट्स रिटन ओवर देयर।
हम ये नहीं कह रहे कि एक एंजाइम के अंदर यार इतनी तेज़ रफ्तार है, ये 20 किलोमीटर से जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब वो सबस्ट्रेट को पकड़े। नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। देखो, फिजिक्स को इन्वॉल्व नहीं करो इसमें। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है कि एंजाइम्स, अब गौर से सुनना, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है कि हम अब तुम डायग्राम भी देखोगे ना, अगर कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रिएक्शन वेलोसिटी है वो जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसे हमें काउंट करना है, गौर से सुनना। हमारे पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, उनके पास एक्टिव साइड है और सबस्ट्रेट आके वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अब अगर हमारे पास 10 एंजाइम्स हैं और 20 सबस्ट्रेट हैं, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अगर तुम ग्राफ देखो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर आहिस्ता से कर्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम्स हैं उन्होंने अपनी एक्टिव साइड पर सबस्ट्रेट को पकड़ना शुरू कर दिया। That is why in the start of the graph you can just see that in the beginning the rate of reaction is maximum, सबसे हाई है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन फिर एक पॉइंट पे जाकर एंजाइम सैचुरेट हो रहे हैं, यानी कि उनकी एक्टिव साइट कंप्लीट हो रही है। अब 10 एंजाइम थे, उन्होंने 10 सबस्ट्रेट को अटैच कर लिया अपने साथ, ठीक है, उनकी एक्टिव साइट पर अटैच हो गए। अब हमारे पास 10 एंजाइम थे और 20 सबस्ट्रेट थे। 10 जो सबस्ट्रेट है उन्होंने तो आके अटैच कर लिया अपने आप को एंजाइम के साथ, लेकिन बाकी भी तो 10 सबस्ट्रेट है, तो वो क्या, वो ऐसे ही रखे हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये एंजाइम्स क्या, इन्होंने इनके साथ 10 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन किया और प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, और बाकी के 10 सबस्ट्रेट ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब अगर तुम इन 10 में मज़ीद और मिलाओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप 12, 20, 30, 40 मज़ीद भी सबस्ट्रेट मिला रहे हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। और उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ ही नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास वैसा का वैसा ही रहेगा, और उसकी वजह से हमारे पास जब ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे वर्क कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि कितनी रफ्तार से कितने पॉइंट से, इसका मतलब ये कि जब सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो गए एट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मगर ये सेकंड पॉइंट पढ़ो। वैसे तो फर्स्ट पॉइंट है जो कि ब्लू से हाईलाइट हुआ है, आई वांट यू कि तुम सेकंड पॉइंट को भी हाईलाइट करो और लिखो लाजमी, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट कंफ्यूज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो अब तक सिर्फ इतना रखते हैं। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम KM और मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करने हैं। द लास्ट वीडियो, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।